वादा किया था। हल्फन इस ऐवान को बताना चाहती हूँ कि आज तक पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्ला मलिक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहा इकबाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असेंबली मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर फैसल वावडा की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल की है। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट में सजदाए शुक्र भी अदा किया, इस पर भी हम बात करेंगे। और मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात कहलाई जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आखिर चल क्या रहा है? PTI और बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा होगा या फिर ये हमें मुश्किलात कम होते हुए दिखाई देंगे, या फिर बज़ाहिर मुश्किलात में नजर आने वाली पार्टी में नई राहें हमवार होंगी? बानी PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तो तय नहीं पा रहे, अलबत्ता PTI की सीनियर रहनुमाओं को पार्टी के अंदर इंतशार नजर आ रहा है। क्या ये इंतशार बानी PTI के इल्म में है या नहीं, इसको भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे। और कौमी असेंबली में अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है, मगर सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से मुखालिफत की गई। कौमी असेंबली पाकिस्तान में पेश की जाने वाली करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं और अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हकाइक पर मबनी नहीं है। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी एक तरफ तो साइफर लहराते हैं जिसमें अमरीकी मुदाखलत पर शदीद एहतजाज किया जाता है, तो दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान कौमी असेंबली में अमरीका के खिलाफ करारदाद मंजूर होने पर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना झोल क्यों है? पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी कुव्वत जमात इस्लामी ने KPK और बलोचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का आगाज कर दिया है। ये एहतजाज किस हद तक कामयाब होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक जहांगीर बारा साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसर शरीफ साहब होंगे, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे परवेज अंधेला साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं फैसल वावडा की पेशी और फिर उनको जो माफ़ी तलाफ़ी मिली है। सर सारी सिचुएशन आपके सामने। हमने देखा कि फैसल वावडा तो वो कहते थे कि मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूं, मैंने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, माफ़ी मंजूर भी होती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो गलत थे। हमने ये भी देखा कि बड़े मुअद्दबाना अंदाज में जज के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। तो सर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या माफ़ी तलाफ़ी ये काफ़ी है या फिर हम इस सिस्टम को किसी तरीके से रोक सकते हैं तौहीन अदालत के मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। असल में जी देखें, ये सारा जितना भी फैसल वाडा वाला सीन है, टोटल पहले दिन से लेके आज तक उनका जो किरदार है सियासी हवाले से, PTI के अंदर भी, PTI को छोड़ के जाने के बाद भी अब एक मखसूस ताकत जो है उसको सपोर्ट भी कर रही है, उसको फेवर भी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जिनके कहने पे उन्होंने ये तौहीन अदालत की थी, उन्हीं के कहने पे अब इसने रिव्यू करके और वो माफ़ी मांग ली। इससे पहले आप इसके दौरान आप देखें कि फैसल वाडा ने इलानिया ये कहा था कि मैं देखें जी मैं अब फेस करूँगा, मैं पूरी तरह जाके मैं डट के अपना जो है मौक़िफ़ बयान करूँगा। लेकिन चूँकि हालात जो अब जब पूरी तरह सामने आए तो उसके बाद फिर वो पीछे हट गया। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को हर तरीके से छेड़ती हैं और फिर उसके बाद फिर उनको सेटल डाउन भी करती हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जो ख़ास एक ताकत के बलबूते पर सियासत भी करते हैं और उनके कहने के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी उनकी होती हैं तो वो उनकी फिर सपोर्ट भी हासिल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात। वावडा साहब बड़े जारहाना अंदाज में नजर आए थे, कहते मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर हमने देखा कि सजदा शुक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े हाथ बांधकर मुअद्दबाना अंदाज में जज के रूबरू भी खड़े, मतलब कहीं ना कहीं वो एतराफ़ कर रहे हैं कि गलती हुई है मुझसे। नहीं देखे ना जी, गलती तो है, मतलब बेसिकली इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन ये देखे ना कि अदालतें भी उनका भी अपना एक मूड है कि जिसको जब चाहे माफ़ कर दें और जिसको नहीं माफ़ करना उसको ना करदा गुनाहों में भी घसीटते रहते हैं। ठीक है। तो इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा पिछले 2-2.5 साल के अंदर सियासत और मुल्क की जो मुआशी और
एक अखलाकी जो सूरत हाल इस वक्त जिस तरह पोलराइज हो चुकी है, तो इन हालात के अंदर कहीं पे कुछ भी जो भी कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक है जहांगीर भाई साहब, ठीक है परवेज संदेला साहब से भी हम कर लेते हैं गुफ्तगू। परवेज साहब, आपने सारी सूरत हाल देखी, फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को आज माफ़ी तो मिल गई है, गैर मशरूत माफ़ी, और साथ ये भी तंबीह की गई कि आइंदा सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, आइंदा भी सूरत हाल मजीद भी नाजुक हो सकती है। क्या लगता है कि इस तौहीन अदालत के मामले को किस तरह से टैकल किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी आता है इदारे के खिलाफ बात करके चला जाता है। अब ये जो स्टेप लिया गया था अदालत की तरफ से, और उसके बाद हमने देखा कि गैर मशरूत मुआफ़ी भी दे दी गई, लेकिन आज की जो हमने देखा फैसल वावड़ा साहब को वो सजदा शुक्र भी करते हुए नजर आए, और बड़े मतलब हम कह सकते हैं कि बड़े एक भीगी बिल्ली बनकर वो कह रहे हैं कि ठीक है मुझसे गलती हुई, मैं इतराफ़ करता हूँ। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो फैसल वाडा साहब उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हैं, चाहे वो किसी टीवी टॉक शो में जाकर बूट ऊपर रखकर लोगों को दिखा दें तो उनको कुछ नहीं कह सकता, चाहे वो किसी जज को भी धमका दें हैं या उसको किसी आलमी अदालत में ले जाने की धमकी दें तो उसके बाद माफ़ी मिलती। खुशकिस्मत तरीन लोगों में से वो लोग हैं, वरना इस मुल्क में तो निहाल हाशमी साहब, तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज चौधरी साहब जो हैं उनको बाकायदा इबरत का निशान बनाया गया और किसी किस्म की गलती या गुंजाही भी नहीं थी। लेकिन अब अदालतों की, जैसे मेरे दूसरे भाई ने कहा कि अदालतों की मर्जी पे है, उनके मूड पे है कि वो किसको माफ करना चाहते हैं और किसको माफ नहीं करना चाहते। अदालतों की तरफ से भी थोड़ा सा ख्याल कर लिया जाना चाहिए। फैसल वाडा ने ये बात तभी की, गुस्ताखी तभी की जब अदालतों से भी इस किस्म के रिमार्क्स आए या किसी को लेकर इस किस्म की बात की गई तो उन्होंने वाडा साहब ने उसका जवाबी हमला किया था या जवाबी जवाब दिया था। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कानून है ना, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर पहली बात तो ये जो तौहीन अदालत है ये पाकिस्तान में ही है, शायद पूरी दुनिया में किसी जगह पे नहीं है, या फिर पूरी दुनिया में किसी जगह पे अदालत की तौहीन होती नहीं है। जहां पे मैं रह रहा हूं या नेबर में यूरोपियन यूनियन में कोई 50 मुल्क है, मैंने कभी न कभी आज तक इस किस्म की खबर ना सुनी है और ना किसी ने तौहीन की है, या फिर लोगों की एजुकेशन इतनी अच्छी है, यहाँ के जो जज हैं वो मतलब इस किस्म की तौहीन महसूस ही नहीं करते। तो पाकिस्तान की अदालतों में अब देखें, ये भी तो एक, आप अदालतों में बैठ के सारा दिन जिसकी मर्जी तौहीन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पार्लियामेंट को, किसी वजीर को, मतलब करोड़ों लोगं के मुंतब किए हुए वज़ीर आज़म को आप कटहरे में लाकर खड़ा कर दें, उसे कहे तेरी सजा है, तू 2 मिनट हिलना नहीं हैगा। ये भी तो गुस्ताखी है ना, ये भी तो तौहीन पार्लियामेंट है ना। तो ये तौहीन वाला जो कानून है ना, मेरी तो ये समझ में नहीं आता, ये इसका मकसद क्या है? स्वाय डराने के, स्वाय धमकाने के, या किसी की भी पार्टी या किसी पार्टी लीडर को 5-7 साल के लिए हटाने के लिए, इसके अलावा इसका कोई और मकसद ही नहीं है। कैसे हो सकती है तौहीन अदालत? जो जज बैठा हुआ है, क्या वो जज के अल्लाह ताला की जात ने अपने अलावा उस जज को ताकत दी है किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने के लिए? तो क्या मेरे बोलने से या मेरे 2 लफ्ज कहने से उसकी कैसे तौहीन हो सकती है? सवाल ये भी तो पैदा हो रहा है ना कि हम देख रहे हैं कि अदलिया, सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट, ये सब आपस में महाज आराई में मसरूफ है। दरमियान भी जो पिस रहे हैं वो सिर्फ आवाम है। आवाम को ये समझ नहीं आ रही कि हम इस लड़ाई में कहाँ जाएंगे, हमारा कोई पुरसानी हाल नहीं। हम देख रहे हैं कि आज बजट भी पेश हुआ है और बजट भी उसके बाद ये कहा जा रहा है कि महंगाई की एक नई लहर पैदा होगी। लेकिन ये जो इदारों में तनाव है, इसमें आखिरकार अवाम का क्या कसूर है? ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। एक्चुअली जो इस वक्त जिस नहज पर मुल्क है, अगर देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत है, अदलिया है और एस्टेब्लिशमेंट है। ये 3 तगड़े जो हैं वो अदारे जो हैं वो जो स्टेक होल्डर हैं, इस वक्त आमने सामने लग रहा है कि कम से कम 2 अदारे तो आमने सामने हैं। इस मुश्किल तरीन वक्त में इससे निकलने के लिए, जिस तरह 2018 के इलेक्शन के बाद अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, हुकूमत सारे एक पेज पर थे इस मुल्क को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इस नहज तक पहुंचाने के लिए, अगर अब थोड़ी देर के लिए उसी पेज पर वापस आ जाएं और इस मुल्क को इस मुश्किल तरीन हालात से निकालने के लिए, अवाम को महंगाई के, देखें ये इस वक्त पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। आप किसी भी जगह में चले जाएं तो आपको कोरोना से पहले वाली तकरीबन डबल प्राइजें मिलती हैं। लेकिन चले, ये मुल्क ऐसे हैं कि अपने लोगों का ख्याल करते हैं, उनको कुछ ना कुछ सब्सिडी देकर या उनके कुछ ना कुछ वजीफे लगाकर उनके मसाइल हल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि कर्जों पर चल रहा है, जो कि एक बेहतरीन चल रहा था, सिर्फ 2016-17 में देख लें, किसी भी चीज की प्राइस, बिजली, गैस, आपको अब लगेगा कि वो ख्वाब था।
लेकिन क्योंकि एक लाडले को लाने के चक्कर में तबाह किया गया, तो आप ठीक कह रही हैं कि तमाम अदारों को अब एक पेज पे आना चाहिए और आवाम को। बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फैसल वावडा जो कि जिन्हें गैर मशरूत माफी मिल गई है अदालत से, और जो परवेज संधेला साहब है वो इस तमाम तर सूरत हाल पर ये मौक़िफ़ रखते हैं कि फैसल वावडा को बड़ी आसानी से माफ कर दिया गया है, ये मामला बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अगर हम दूसरे रहनुमाओं की बात करें, जैसे कि वो नून लीग के रहनुमाओं का हवाला दे रहे हैं कि उन्हें टफ टाइम दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि किसी हद तक ये इस बात का जैसे जा रहा है कि अदालतों का अपना मूड होता है, वो जिसको चाहे टफ टाइम दे और जिसको चाहे इजीली रिलीज कर दें? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये माफी मिल जाना या माफी ना मिलना, अदालतें सजा भी करती हैं, अदालत देखती है कि उसे क्या करना चाहिए। मूड भी मैं समझता हूँ कोई मुनासिब वर्ड नहीं है। अदालतों ने तो एविडेंस पे सारा कुछ बेस करती हैं, और जहाँ उनपे सारा अपने जात के साथ जो उनका कानून है कि तौहीन अदालत हुई है तो वो माफ करें या सजा करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि हमारी सोसाइटी कितनी गिरावट का शिकार है, और आए दिन ये हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आज हम सारे ये बैठे डिस्कस कर रहे हैं कि यार फलां को माफी हो गई थी, फलां को माफी नहीं हुई। देखने की तो ये चीज है कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, उस तरफ कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ ये देख रहे हैं कि माफी हो गई है, माफी नहीं हुई। जी हसन साहब, यहाँ यही तो बिल्कुल सवाल पैदा होता है कि अदालतों के खिलाफ या इदारों के खिलाफ कभी भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है, तौहीन करके चला जाता है। इस सिस्टम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? और कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू तो होना चाहिए, कोई एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आके तमाम लोगों को रुक जाना चाहिए कि अब मजीद कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज माफी तलाफी हो गई, कल को कोई भी आएगा और मुंह उठाकर इस तरह से बात कर देगा इदारों के खिलाफ। नहीं, ये जो तौहीन वाला वर्ड है ना, ये इससे तो मुझे इख्तलाफ है जी। वो चाहे तौहीन का क्या मतलब है जी, कि किसी इदारे के बारे में बात कर लेना इदारे की तौहीन तो नहीं है। किसी जज साहब के खिलाफ अगर किसी ने बात की है तो एक शख्स के खिलाफ है ना। अगर किसी ने जनरल के खिलाफ या सीएमसी के खिलाफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी एक शख्स के बारे में कहा है तो वो इदारे की मुखालफत कैसे हो गई? देखिए, कोई इदारा जो है वो इस तरह तो नहीं है कि उस पे बात ही ना की जा सके जी। हमें इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और इदारों को भी चाहिए कि वो अपने आप को जो है वो इतना बेहतर कर लें कि लोग बतौर इदारा उन पे तनकीद कर ही ना सकें, बात करें ही ना। अब गुजारिश ये है कि एक आदमी एक चीज करता है, उसके जवाब में अगर कोई कह देता है तो वो पूरे इदारे की तौहीन हो जाती है। बिल्कुल। तो और फिर तौहीन, हम कोई गुलाम है, हम कोई किसी, अल्लाह माफ करे, कोई क्या है जो हम तौहीन कर रहे हैं? इसका मतलब तो है कि यहाँ पे हमारा जो आइन बराबरी के हकूक देता है वो नहीं है। यहाँ इदारे की तो तौहीन हो रही है, और मेरी हर रोज तौहीन होती है। सड़क के ऊपर खड़ा सिपाही रोक लेता है मुझे, जो टैक्स दे रहा है उसकी कोई तौहीन नहीं है, इदारों की तौहीन हुई जा रही है। तो ये सारी चीजें रिफॉर्म तलब है, इन पे बात करना भी ऐसे ही लगता है कि सुबह शायद लाना जी बिल्कुल बहुत जरूरी हो चुका है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर ये भी तो सवाल उठता है कि कानून बनाना तो आपने है ना, कि सूरत हाल को किस तरह से टैकल किया जाए। मुल्क में इस वक्त महंगाई का तूफान भी जारी है, और इस महंगाई की लहर को किस तरह से काबू किया जा सकता है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अपनी डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अपने प्रोग्राम की डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और जिस तरह से आज बजट मंजूर हुआ है और ये कहा जा रहा है कि बजट के बाद महंगाई की एक नई लहर आएगी जो कि बेकाबू हो जाएगी। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि एक बड़ी सियासी कुव्वत है जमात इस्लामी, जिसकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। उनकी मुतालबात क्या है, उनका स्टांस क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब। कैसर, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। कैसर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सूरत हाल ये बन चुकी है कि महंगाई है, अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं, बजट भी आ गया है, और बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। जब इलेक्शंस हो रहे थे तो हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि हम ये भी फ्री कर देंगे, एजुकेशन का सिस्टम भी फ्री कर देंगे, बिजली सस्ती मुहैया की जाएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो सर ये बताइएगा कि आपकी तरफ से जो धरनों का सिलसिला जारी है, आपके मुतालबात क्या है, आपका स्टांस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी के अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है
इस मौजूदा सिनेरियो में इस पर बात करने को तैयार ही नहीं है। और जिस बात पर शर्मिंदगी होनी चाहिए उस बात पर जो है वो वज़ीर आज़म साहब बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि इसको IMF जो है हमारे साथ एग्री कर रहा है और IMF जो है उसके साथ हमारे मामला जो है वो तय होने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये शर्मिंदगी वाली बात है, आपके दावे कुछ और थे, कर कुछ आप और रहे हैं। आज ये जो बजट है ये हम समझते हैं कि ये IMF की दस्तावेज़ है, जिस तरह उसने कहा है उसी तरह कर दिया गया है। और आप पर जो आप कह लें सैलरी होल्डर पर्सन था जो सैलरी करता है, महाना किसी जगह काम करता है, सबसे ज़्यादा टैक्स उस पर लगाया गया है। और जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी ज़मीन है, उसको IMF भी इग्नोर करता है और हमारी हुकूमत ने भी उनको उस मामले में बिल्कुल नहीं छेड़ा। मैं ये समझता हूँ ये बजट जालमाना बजट है, ये मुतवस्सित तबके को मारने वाली एक पूरी वो बात है। गरीब आदमी तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। इस पर जमात इस्लामी ने एक कैंपेन जो है वो पूरी लॉन्च की है। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं, हम इसको IMF का बजट जो है वो समझते हैं। उसके बाद जो बिजली के बिल हैं वो अब बिजली के बम बन के जो है वो गिर रहे हैं। और आप ये देखते हैं कि 1000 रुपये की अगर 1000 अरब रुपए की अगर बिजली जो है वो कंज्यूम की जाएगी तो 2800 अरब रुपए जो हैं वो IPPs को पे किए जाएंगे। ये IPPs कौन है, इनको क्यों नहीं सामने लाया जाता, इनके मालकान कौन है, ये लोग कौन है कि जो मुसलसल पीपल्स पार्टी के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर मुस्लिम लीग नून और उसके बाद की हुकूमतों ने भी इनको पैसा दिया है। और ऐसा पैसा दिया है जो बिजली हम ले नहीं रहे, उसकी अदायगी जो है वो कैपेसिटी पेमेंट में आम सार्फ जो है वो कर रहा है। आज एक तो फी यूनिट बिजली बहुत महंगी है, फिर 13 तरह के टैक्स हैं। और ये टैक्स जो है ये टैक्स कलेक्शन बिजली के बिल के ज़रिए क्यों की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिस पर जमात इस्लामी ने, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कॉल दी। आज जितनी ये बिजली की तकसीम कार की कंपनियां हैं उनके दफातर के सामने जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है। इसी तरह लाहौर में लेस्को के सामने एक एहतजाजी धरना जो है वो दिया गया है। जमात इस्लामी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी, जमात इस्लामी इस पूरी तहरीक को आगे लेके आएगी और हक दो पाकिस्तान को के नारे के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस चीज़ को पूरी तरह अवामी इश्यूज़ को आगे लेके बढ़ेंगे और इस हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये इस तरह के तमाम जालमाना फैसले जो हैं वो वापस। हाँ जी, तो कैसे साहब, जहांगीर भाई साहब, हम गुफ्तगू सुन रहे हैं कि वाकई में बिल्कुल ठीक है कि अवाम इस वक्त पिस चुकी है और अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं। बजट भी देख लें कि महंगाई की एक नई लहर आ जाएगी, बिजली हो गई, टैक्स हो गया, अवाम के लिए कोई भी चीज़ आसानी से मुहैया नहीं इस वक्त। तो आप क्या समझते हैं कि बजट पेश कर दिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ मुतालबात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी तस्लीम कर लिए गए हैं। अब क्या लगता है कि कोई अवाम को भी देखेगा, अवाम के लिए कोई रिलीफ होगा इस बजट के बाद? देखिए जी, जब 2022 अप्रैल में रजीम चेंज के नाम पर असम्बली के अंदर एक अदम इत्माद हुआ और एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से निकाला गया, अब उसके बाद टोटल जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि आप मीडिया के लोग इस बात को मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा ये सारी जितनी आज तक ये फ़िल्म चली है तो उसमें हम थ्रू आउट जब देखते हैं तो ये एक मराद याफ्ता तबका है कि जो अपना हिस्सा वसूल कर रहा है। यानी शुरू दिन से लेकर आज तक आप पीपल्स पार्टी के लोग देख लें, आप मुस्लिम लीग के लोग देख लें, बाकी भी जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, MQM जितनी भी ये जमातें हैं, तो इनका टोटल इनका अपने ज़ाती मुफादात और ज़ाती एजेंडा है, इक़्तिदार, इख्तियार, और इसके साथ साथ इनके अपने कारोबार हैं जिनको चलाने के लिए ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं। और जिस तरह ये 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो रिज़ल्ट जिस तरह चेंज करके जिस तरह ये लोग बैठे हैं, तो ये समझते हैं ना कि इनको तो देखिए, अगर ये अवामी मुंतखब लोग होते तो मैं नहीं समझता कि इनके अंदर अवाम का दर्द ना होता। जहांगीर भाई साहब, हम परवेज संधेला से भी बात कर लेते हैं, उनसे हम जाने थे कि आखिर ये बजट है क्या। परवेज संधेला साहब, जहांगीर भाई साहब कह रहे हैं कि अरक्की ने पार्लियामेंट की तरफ से जो बजट तो मंजूर हो चुका हुआ है और अवाम पर टैक्स लगाई जा रही है। जो हुकूमत है वो पहले तो तस्लीम ही नहीं कर रही, फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। और जिस तरह से अमीर भी देख रहे हैं कि अरक्की ने पार्लियामेंट का ये फैसला हुआ है कि अपनी मुराद बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन अवाम पर महंगाई के बम गिराने हैं। अवाम का कुछ सोचा है आपने परवेज संधेला साहब? देखें, एक तो भाई जो है ना वो भूल बहुत कुछ जाते हैं। ये अपने दौरे हुकूमत में जो कहते हैं ना कि माइक पकड़ के गलियों में घूमते थे, अगर ये देखें ना तो अब भी माइक पकड़ के लोग घूम रहे हैं गलियों में, इसमें कोई शक नहीं है। बजट जो है वो
इसी तरह का ही आना था, क्योंकि तसलसल है ये पिछले जो 4-5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसका, क्योंकि उससे पहले तो जो बजट पेश हो रहे थे उसमें तो आप लोग देख सकते थे कि बिजली के यूनिट की कितनी प्राइस थी 2016 में। IMF को जिसको कह रहे हैं कि वो बात करके फख्र करते हैं, उस IMF को तो हम गुड बाय कह चुके थे 2016 में। हिस्ट्री है, तारीख है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ था कि हम बगैर IMF के हुकूमत चलाएंगे। फिर उसके बाद 2018 में इस मुल्क पर जो अजाब आया, और उस अजाब ने जो पहले 6 महीने IMF में जाना है नहीं जाना, खुदकशी करनी है, तो वो खुदकशी का ही नहीं फैसला होता रहा 6 महीने। तो उसके बाद फिर जो 2-3 साल गुजरे उसमें जो हाल करके गए हैं अभी तक वही चीजें जो है ना वो संभल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें दुनिया में मुख्तलिफ जो मालियाती अदारे हैं वो बता रहे हैं कि अगले साल पाकिस्तान 2025 में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो काफी हद तक कम होने जा रही है, बेहतर होने जा रही है। और अभी आप देखें स्टॉक मार्केट है, बहुत सारी दूसरी चीजों की कीमतें कम भी हुई हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कीमतें ऊपर गई हैं। पेट्रोल की कीमतें पिछले 1 महीने में 35 रुपए से ज्यादा कम हुई हैं। हमें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है जिस नहज पर पहुंचा कर गए थे मुल्क को, उससे निकलने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा। अभी आप देखें ना, पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी में इजाफा भी तो हो रहा है ना, 80% तक लेके जा रहे हैं आप लोग। लेवी चार्जेस आयद किए जा रहे हैं, बल्कि उनके बढ़ाए जा रहे हैं, 60% से 80% पर ला रहे हैं आप लोग। देखिए पेट्रोल की लेवी में अगर बढ़ाए जा रहे हैं तो पेट्रोल की आपको इंटरनेशनल मार्केट से जब कीमत कम होगी तो उसमें प्राइस में रिलीफ ही मिलेगा आपको। तो ये ऐसे नहीं जी, वो अगर होगा। अब देखें इस वक्त जो आपने बजट बनाना है वो आपने उन अदारों को सामने रख के बनाना है जिन अदारों से पिछले 4-5 साल में मैं बता रहा हूं, मैं तो 2016 में बता रहा हूं कि IMF से हमारी जान छूट चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा तौर पर जिस मोहब्बत और प्यार से लाया गया, बिठाया गया, एक पेज बनाया गया, उसके बाद ये जो तबाही हुई है उसी का हम भुगत रहे हैं। इससे निकलने के लिए ये 5 साल की हुकूमत है। अगले 2 साल में जो 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो क्या मामला थे, उस वक्त बिजली के क्या मामला थे, उस वक्त दहशतगर्दी के क्या मामला थे, उस वक्त दुनिया से हमारे मामला के क्या थे। लेकिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली वाला दावा कहां पर चला गया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी भी अब सड़कों पर आ गई, एहतजाज किया जा रहा है, वो अवाम के साथ है, लेकिन अवाम का हम देख रहे हैं कि उन्हें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जमात इस्लामी का तो देखें ना 3 में ना 13 में, इनका तो एसएच देखें कुछ करने के लिए होता नहीं है इनके पास, तो ये कोई ना कोई इस किस्म का इशू जो है ना वो ढूंढते रहते हैं ताकि सड़कों पे रहें। करेंगे जी बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा ना कि इनके पास कुछ करने के लिए और होता तो है नहीं है, तो जमात इस्लामी इस किस्म की चीजें ढूंढते रहती हैं, चाहे वो पनामा केस जो है अदालत में लेके जाने का हो और उसके बाद जो मुल्क की तबाही हो वो भी आपके सामने, वो भी क्रेडिट जो जमात इस्लामी को जाता है ना। जमात इस्लामी जो है आपको हमेशा नजर आएगी, जो ये हम कभी भी फार्म 47 पे नहीं आए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम अवाम के साथ हैं। और जो 3 और 13 की आपने बात की, आपके फैक्ट्स ही बड़े गलत हैं। आप लेवी चार्जेस जो हैं वो 60 रुपए से 80 रुपए करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई नहीं होगी। आपने GST 18% बढ़ा दिया, कह रहे हैं महंगाई नहीं होगी। आपने आटे की कीमत पे पिछले कल जो है वो 150 रुपए 20 किलो पे दोबारा इजाफा हुआ है, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं होगी। आप कौन सी चीज़ है ऐसी, आप 3 चीज़ें मुझे बता दीजिए कि जो आपने सस्ती की हैं। आपने हर चीज़ महंगी की है। जमात इस्लामी बिल्कुल आपको बताएगी कि अवाम के साथ उसका इत्तेहाद है, वो किसी की डिप्यूट करता नहीं है, किसी के कहने पर नहीं आई, किसी के कहने पर मुसल्लत नहीं की गई। हम अवाम के साथ खड़े हैं। और इनके तो वज़ीर आज़म इतने बेख्तियार हैं कि वो कहते हैं जी 15 रुपए में पेट्रोल कम कर रहा हूँ और वज़ीर ख़जाना जो है वो 5 रुपए कम करता है। यानी ये तो मुलाजम भी नहीं है किसी के, इनके पास तो ये भी इख्तियार नहीं है कि ये 15 रुपए कम कर ले। देखिए आलमी मार्केट, आलमी मंडी की आपने बात की, आलमी मंडी में पर बैरल जो कास्ट है पेट्रोल की इनको पता ही नहीं है। और जो आप इस पे लेवी चार्जेस और बाकी चीजें ले रहे हैं, दुनिया में कहीं कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान अपने खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई है, रुपए की बेकदरी आप देख लीजिए, डॉलर को पर लगे हुए। पार्टी का मौकिफ हम जान लेते हैं। जो बजट मंजूर हुआ है हसन मुर्तजा साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट को लेकर, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं जो आप हुकूमत का साथ दे रहे हैं बजट को लेकर? देखिए जिस तरह अभी सारे दोस्त बात कर रहे हैं, बिल्कुल सारे अपने अपने मौक़िफ़ जो है वो पार्टियों के बयान कर रहे हैं और सही है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो लड़ाई हो रही है ना, इससे हम इश्यूज की तरफ से हट गए हैं, नॉन इश्यूज पे हमारा जोर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिन चीजों पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, अवाम से रिलेटेड थी, हम वो कुछ नहीं कर पाए जो अवाम को इस वक्त चाहिए था। लेकिन आप ये भी तो ज़हन में रखें कि आप एक IMF से कर्जा ले रहे हैं, कर्ज लेने पर उनकी शराइत
आपको माननी पड़ती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पिछली हुकूमत के अंदर ये किया गया, IMF की तरफ ले जाया गया सबको। आज जो तारीफें कर रहे हैं ना कि जी वो इमरान खान साहब वाले 4 साल बड़े आइडियल थे, मैं समझता हूँ कि वो उन 4 साल का खुमेजा हमें आने वाले 10-15 सालों में भुगतना पड़ेगा। और ये बतदरीज ऊपर जाएगी। जो हमारी इकोनॉमी के साथ हुआ है पिछले सालों के अंदर, जिस तरीके से ये सारा कुछ एक किया गया है, आज सारे कहते हैं कि ये हुकूमत जो है जी फॉर्म 47 की है। मैं नहीं कहता, जमहूरियत है, जमहूरी लोग हैं, हर आदमी को अपनी राय रखने का हक हासिल है। 47 की 2018 को कैसे जस्टिफाई करते हैं जिस टाइम पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को आपने तोड़ के रख दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पे आपने पूरी पार्टी तोड़ के रख दी। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपने क्या किया, उसके सारे जितने लोग थे आप उनको कान से पकड़ पकड़ के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही, बजरिया नैब होती रही, कभी किसी तरह कभी किसी तरह। जब आप एक सिस्टम को चलने ही नहीं देते, एक सिस्टम बनता है, चले आपकी मान ली कि गलत बन गया है यार, अब अदालतें मौजूद है, वहाँ जाए, वहाँ आप जाते नहीं। आप टॉक शो में कहते हैं कि हमें हुकूमत वापस कर दी जाए, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। बहुत से इंसाफ ले ना जी, उन पे एतमाद करे। एक दिन आपके हक में फैसला आता है, आप तारीफें करने लग पड़ते हैं। ठीक है हसन साहब, आप ये कह रहे हैं कि अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। जी जी ठीक है हसन साहब साथ रहेगा। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात कहलाती है, लेकिन आखिर ये सवालात उठ रहे हैं कि इस जमात के अंदर क्या चल रहा है। कुछ टूट फूट इंतशार की खबरें भी चल रही हैं, लेकिन ये सारी सिचुएशन चल क्या रही है हम जान लेते हैं जहांगीर बारा साहब से। जहांगीर साहब कुछ बता सकते हैं कि इस वक्त टूट फूट और इस्तीफों की खबरें आ रही हैं, क्या क्लैरिफिकेशन क्या है इस सूरत हाल की? देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बेशक इस वक्त जिस तरह PTI के साथ जो सलूक रखा जा रहा है और जिस तरह पिछले 2-2.5 साल के अंदर मुसलसल उसी तरह लोगों को प्रेशराइज़ करके उनके कारोबार तबाह कर दिए गए हैं, उनको ज़ाती तौर पर विक्टिमाइज़ किया गया, तो इन हालात के अंदर कुछ ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर हर एक जो फ़र्द है उसके अपने ख्यालात हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अगर आप देखें तो PTI बिल्कुल किसी जगह पे भी इंतशार का शिकार नहीं है। PTI यकसूरी के साथ अपना सफ़र जारी रखे हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, अभी हसन मुर्तज़ा साहब बात कर रहे थे कि जी लोगों को पकड़ पकड़ के तो लोगों को शामिल करवाया गया या नैब जिस तरह भी प्रेशराइज करके, मैं कहता हूँ कि कभी इस तरह का रवैया रवानी रखा गया जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शनों के अंदर एक पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। उसके बाद जो हम लोग उम्मीदवार थे नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने गए, वहाँ पुलिस पकड़ के बस एक पॉइंट, जो सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब वो ओहदे से मुस्ताफी हो गए, अगला ओहदेदार कौन होगा इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए जी, वो पार्टी फैसला करेगी। जाहिर है पार्टी ने इसमें जो भी हालात बन रहे हैं उसको लम्हा ब लम्हा देखना है, तो ये इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो अवाम के अंदर आप देख रहे हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद आज भी एक शख्स जिसको जेल में बंद करके रखा गया है, अवाम उसके साथ खड़ी है। कैसे साहब, आपको क्या लगता है PTI की जो मुश्किलात है आने वाले दिनों में कम होंगी या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इमरान खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पार्टी कोई भी हो जी और उसका ताल्लुक किसी फर्द का किसी भी पार्टी से हो, पाकिस्तान का आइन जो है उसके मुताबिक चीज़ों को चलना चाहिए। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ मावराए आइन कोई मामला नहीं होना चाहिए। PTI हो या कोई और पार्टी हो, अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई सलूक किया जाता है तो जमात इस्लामी उसकी मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि हर एक को हक हासिल है कि वो इस मुल्क में अपने आइन के मुताबिक और जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक सियासत करें। और अगर किसी ने कोई माजी में गलती की है, कोई वायलेशन की है और उसका इनके पास प्रूफ है तो ये कार्रवाई करें, अदरवाइज़ दीगर लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। और ये नामुनासिब रवैया है, गैर जमहूरी रवैया है और जमात इस्लामी हमेशा इसकी मुखालफत करती रही है और हम इसको दुरुस्त नहीं समझते। जहाँ तक ये पहले उन्होंने बात की, मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। हमारी नज़र में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के दो रुख हैं।
IMF का मामला हो या दीगर कोई मामलात हों, वो इसमें मुश्तरका उनकी ये सारी कारकर्दगी है जो अवाम के साथ उन्होंने सलूक किया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं और इनको बताना चाहते हैं कि जमात इस्लामी इंशाअल्लाह आपको अवाम के साथ नजर आएगी और अवाम के साथ खड़ी होके इंशाअल्लाह हम फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को बेनकाब भी करेंगे, अदालतों का भी दरवाजा खटखटाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। ठीक है, परवेज संदेला साहब क्या देख रहे हैं, PTI का फ्यूचर क्या है? इमरान खान के साथ कुछ नरमी बरती जाएगी या उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा? देखिए ये तो डिपेंड करता है इमरान खान साहब, लेकिन कैसर साहब भाई से मैं सिर्फ इतनी सी बात कह दूं कि ये फैसला एक वो जमात नहीं कर सकती जिसकी पूरी पार्लियामेंट में 2 सीटें हैं। इस बात का फैसला अवाम करती है और हर दफा करती है। जमात इस्लामी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि जमात इस्लामी का कोई नामो निशान नहीं होता ना किसी इलेक्शन में। बताएंगे कि इस पार्लियामेंट में जितने लोग हैं वो फार्म 47 पर लाए गए हैं, बड़े थोड़े हैं जो 45 पे हैं। हम देखिए आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और हमारी पार्लियामेंट जो है वो बहुत बड़ी होगी। हम उनके ठीक है, वो कमेंट कर रहे हैं तो जवाब लेंगे ना, जिस तरह तो नहीं है। जी परवेज साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। एहतराम कर रहा हूं तो फिर आपको भी करना चाहिए ना। एहतराम की कमी नहीं है, एहतराम हाजिर है। उनकी बात सुन लेते हैं। जी 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 बोलिएगा संदेला साहब। की जो मुश्किलात है ना, उसमें जो इजाफा है वो इमरान खान पे डिपेंड करता है कि इमरान खान आलमी चीजों पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ और कितने मज़ामीन लिखते हैं, जेल से बैठकर जो दूसरे मुल्कों के चैनल्स हैं उनको कितने इंटरव्यू देते हैं। और जहां तक शाह महमूद कुरैशी साहब का तल्लक है या असद उमर साहब का तल्लक है, उमर अयूब साहब का तल्लक है, सबके सब लाइन में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब के बाद इमरान खान साहब अगले 12-14 साल जेल में है तो इस पार्टी को लीड कौन करेगा? ये है वो लड़ाई। ठीक है, हसन मुर्तजा साहब आखिरी कमेंट में आपका लेना चाहूंगी, क्या लगता है इमरान खान की मुश्किलात में कितना इजाफा होगा या फिर आने वाले दिनों में उनके साथ कोई नरमी बरती जाएगी? देखें जी, हम तो आपके सामने हमेशा विक्टिम रहे हैं, बल्कि जैसे अभी मेरे बड़े मोहतरम दोस्त कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। हाँ जरूर होते, अगर उनका भी कोई फांसी लगा हो, कोई कोड़े खाए हो, किसी ने कोई सड़कों पर एक्सीडेंट हुआ, मेरी सुन ले, मेरी बात सुन लेना, मैं आपकी दफा बोला हूँ। कैसे साहब सुन लीजिए, मैं बात करने देना, मैं बात कर रहा हूँ और आप बीच में बोल रहे हैं। मैं एहतराम से बात करता हूँ, आपको उसका क्या मालूमात नहीं है, हमने भी कोड़े खाए, मेरे पास काफी मालूमात है और मैं खुद बाखबर आदमी हूँ, सियासी कारकुन हूँ, मैं कोई अल्लाह माफ करे मजदूर थोड़ी हूँ। साहब आप बात कीजिए। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है इस सिस्टम की भी और हर चीज की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आज भी बरमला ये बात कहता हूँ कि इमरान खान के साथ मावरा अदालत कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये अगर आप करेंगे तो इस मुल्क के अंदर एक आप और सानिया करेंगे जुल्फकार अली भुट्टो जैसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब, वक्त खत्म हो चुका है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने जान लिया। तमाम का बेहद शुक्रिया। परवेज संदेला साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक जहांगीर बार साहब और सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब, बेहद शुक्रिया आपका। और आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।